हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, हमारा विजन का आज मैगजीन कंप्लीट होने जा रहा है। साइंस एंड टेक हमारा लास्ट एक वो रह गया था, उसको कंप्लीट कर लेते हैं। अगस्त मैगजीन हमारी फिर ख़त्म हो जाएगी गाइस आज, ठीक है। उसके बाद फिर हम दूसरे एनसीईआरटी के सब्जेक्ट्स लेकर आएंगे। कीप स्टे ट्यून्ड विद अस, ठीक है। तो आज का देखो, इसमें दो ही टॉपिक्स हैं, बहुत आसानी से कवर हो जाएंगे, लेकिन समझने की ज़रूर कोशिश करना। देखो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पहला टॉपिक जो हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट अगस्त के मंथ में रही, दैट इज़ चंद्रयान 3 में सॉफ्ट लैंडिंग हमने करवा ली। तो देखो, इसका जो सॉफ्ट लैंडिंग था वो मून के साउथ पोल में हुआ है। पहला भारत एक ऐसा देश है जिसने मून के साउथ पोल पर लैंडिंग की है, वो भी बहुत सॉफ्टली लैंडिंग करी है। इससे जुड़े कुछ फैक्ट्स याद रखना। जो चंद्रयान 3 का जो विक्रम लैंडर था ना, उसने जो सॉफ्ट लैंडिंग का जो स्पॉट था ना, उस जगह को क्या बोलते हैं, शिव शक्ति पॉइंट उसका नाम रखा गया है। ऐसे ही चंद्रयान 2 जो लैंडर क्रैश हो गया था 2019 में, उसको तिरंगा पॉइंट कहते हैं, उस साइट को कहते हैं। अच्छा, क्योंकि बहुत सॉफ्ट लैंडिंग हुई चंद्रयान 3 की अगस्त 2023, आपके 23 तारीख को, है ना, अगस्त 23 में डिसाइड करा गया कि नेशनल स्पेस डे इसको मनाया जाएगा, तो सेलिब्रेट करेंगे। तो याद रखना, नेशनल स्पेस डे किस दिन मनाया जाएगा, 23 अगस्त को, ठीक है। अब चंद्रयान 3 के गाइस कुछ ना ऑब्जेक्टिव्स थे। इसके 3 ऑब्जेक्टिव थे। पहला था हमारा अकम्प्लिश्ड, यानी कि डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ सेफ एंड सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द लूनर सरफेस। यानी हमें सेफ और सॉफ्ट लैंडिंग करनी है हमारी लूनर स्पेस पर, और जो इसका रोवर रोविंग होगा वो मून के आसपास घूमेगा, चक्कर लगाएगा, ठीक है। बेसिकली चेक करेगा मून में आसपास क्या है ना, साउथ पोल के बारे में चेक करेगा। वो हमने अकम्प्लिश करा। उसके बाद तीसरा था अंडरवे, यानी कि इन सितु एक्सपेरिमेंट करना, कि जो लैंडर है, रोवर है, उसका मिशन यही था कि वन डे, वो पूरा मिशन लाइफ में उसकी यही थी कि लूनर डे पे बेसिकली मनाना। 14 दिन ऐसे अर्थ डे पे होता है ना, तो एक लूनर डे में 14 अर्थ डे होते हैं, तो उसको साइंटिफिकली पेलोड करना, उसको पूरा चेक करना, वो सब किया गया और सक्सेसफुली हो पूरा एक्सपेरिमेंट किया गया इसके रिगार्डिंग। अच्छा, इसमें उसके बाद क्या है कि चंद्रयान 3 में ना निकाला गया है कि मून का टेम्परेचर कैसा है, उसमें कौन कौन से एलिमेंट मौजूद हैं, उसके बारे में हमें पता लगा है। अच्छा, वहाँ के टेम्परेचर के बारे में अगर मैं गाइस बात करूँ, तो चंद्रयान का जो सरफेस है, थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट जो पेलोड का किया गया, उसमें लूनर में जो है ना, आपका टॉप सॉइल को अंडरस्टैंड किया गया, वहाँ के थर्मल बिहेवियर को पढ़ा गया। तो जो वहाँ टेम्परेचर रहता है ना, वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है, और कभी कभी 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी होता है वहाँ पर टेम्परेचर। एलिमेंट की बात करोगे तो वहाँ पर देखो, प्रज्ञान जो इंस्ट्रूमेंट था ना, उसमें कई सारे हमने स्पेक्ट्रोमीटर इंस्ट्रूमेंट वगैरह लगाए हुए थे, लेज़र इंड्यूस वाले। तो वहाँ पर हमें पता चला है कि सल्फर की प्रेजेंस भी है। कुछ और एलिमेंट भी मौजूद है, जैसे क्रोमियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, ये सारा वहाँ पर डिटेक्ट हुआ है उसमें। प्लाज्मा क्या होता है, मैटर का फोर्थ है, जैसे हमने बोलते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस बोलते हैं। फोर्थ जो स्टेट मैटर का होता है उसको प्लाज्मा कहते हैं। इसमें कुछ नहीं होता है, एक गैस है, वो बहुत गर्म होती है, और वो एटम को स्प्लिट करती है इलेक्ट्रॉन और आयंस में, जिसमें आपको पता है पॉजिटिवली नेगेटिवली दोनों चार्ज होते हैं। पॉजिटिव चार्ज को आयंस बोलते हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा थिन प्लाज्मा भी मिला है वहाँ पर, ठीक है, जिसकी वजह से रेडियो वेव्स का वहाँ पता चला कि यहाँ पर कम्युनिकेशन भी पॉसिबल है। उसके बाद यहाँ पर सिस्मिक एक्टिविटी होती है क्या, हाँ बिल्कुल पॉसिबिलिटी यहाँ पर बताई कि अर्थक्वेक्स वगैरह ऐसे होता है ना, मून क्वेक्स भी वहाँ आ सकते हैं। उसके बाद चंद्रयान 3 में जो 4 मीटर का डायमीटर क्रेटर था मून सरफेस को, वो मिला है, हमें आइडेंटिफाई हुआ है। तो कंक्लूडिंग लाइन में आप ये कह सकते हो कि चंद्रयान 3 बहुत ज़बरदस्त तरीके का एक मिशन नहीं था, बल्कि एक जाइंट लीप था इंडिया के स्पेस प्रोग्राम को, जिसने बहुत ज़्यादा अचीवमेंट पहुँचाई, एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। अब इंडिया का रेस तो देखो स्पेस की तरफ बढ़ ही रहा है। हम बहुत डेफिनेटली, इसरो भी चाहता है कि हमारा जो इंडिया का स्टेटस है स्पेस एक्सप्लोरेशन में, वो राइज करता चला जाए। अगर हम स्पेस रेस की बात करोगे, तो स्पेस की रेस शुरू हो जाती है कोल्ड वॉर टाइम से, जब आपका 1945 के बाद जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होती है, तो हमारे पास यूएस और यूएसएसआर की कोल्ड वॉर देखने को मिलती है कि वहाँ, और पीक पे जाती है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में, जो 1961 में हुआ था। तो मिड जो आपका सेंचुरी थी, 20वीं सेंचुरी कोल्ड वॉर की, उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन आपने देखा ही, साउथ सोवियत यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका का था। और सबसे ज़्यादा दोनों एक ही चीज़ कहते थे कि भैया स्पेस एक्सप्लोरेशन को बहुत अच्छा मुद्दा उन्होंने बनाया था उस समय पे, और अभी भी देखो है ही। इंडिया की जो स्पेस रिसर्च शुरू हुई है वो अर्ली 1960s में शुरू हुई है, और इसरो जो स्टैब्लिशमेंट हुआ है उसका 1969 में हुआ है, ठीक है। मेजर जो लैंडमार्क हमारा रहा है इस वाइस में, वो देखना कि ना, डेवलपमेंट हमने किया, पहला लॉन्च व्हीकल बनाया, SLV-3 बनाया था। ये सक्सेसफुल हमारा सबसे पहले हुआ, फ्लाइट करा हमने 1980 में। फिर 1990s में हमारा PSLV था, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल भी था। इसमें सिग्निफिकेंट इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी अचीवमेंट हमें लाकर दी है। अच्छा, इसके अलावा हमारा जो इमर्जिंग ट्रेंड है, उसमें हमारा कमर्शलाइजेशन हम बढ़ा रहे हैं। जैसे हमारी जो इन स्पेस टेक्नोलॉजी है, स्पेस जो हमारा जो विंडो है एजेंसी है,
वो हम प्रमोट कर रहे हैं। हम अपने इंटरनेशनल कोलैबोरेशन बढ़ा रहे हैं। जैसे हमने इसरो ने कई सारे एग्रीमेंट साइन किए हैं एटॉमिक अकॉर्ड के साथ, है ना, जो आपकी एक जापान की स्पेस एजेंसी के साथ हमने कुछ कुछ कोलैबोरेशंस करे हैं। हमारा नासा के साथ भी चल रहा है कि हम उनके साथ भी रडार सैटेलाइट में निसार के साथ सारा सारा हम बना रहे हैं। निसार मतलब नासा और इसरो का ही मिक्सचर बना कर कोलैबोरेट रडार सैटेलाइट बनाई है हमने। इसके अलावा हमारा जो ना फोकस है वो है चैलेंजिंग एक्सप्लोरेशन मिशंस पे भी। हम नई टेक्नोलॉजीज़ को भी डेवलप कर रहे हैं। हम नेविगेशंस को अच्छा करने के लिए, मेट्रोलॉजिकल चीज़ों को और अच्छा बनाने के लिए, रिमोट सेंसिंग को अच्छा बनाने के लिए वहाँ पर एक्सपेंशन कर रहे हैं। अब इससे देखो होगा क्या, इससे सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा अगर हम अपने स्पेस एक्सप्लोरेशन में रोल को इन्हांस करते हैं। तो सबसे बड़ा फ़ायदा हमें जियोपॉलिटिकल फ़ायदा मिलेगा। क्यों? रशिया इज़ फेडिंग अवे एज अ स्पेस सुपर पावर, तो इंडिया का वो एक जगह है, इंडिया वहाँ पर इनोवेट कर सकता है, कमर्शियल स्पेस को अपने सपोर्ट करके एक अच्छा स्पेस टेक्नोलॉजी वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन सकता है। फिर इंडिया यहाँ पर एक स्टार्टअप हब भी खोल सकता है। ठीक है ना, एक ग्लोबल मार्केट क्रिएट हो जाएगी जो कॉस्ट कम्पिटिटिव होगी। लेकिन हमारा जो नेशन है उसके साथ साथ एक सैटेलाइट लॉन्चेस भी हमारी हो रही है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा और अच्छा हो जाएगा। हमारा जो इसरो का स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है वो भी हमें एड देगा। बहुत सारी जो नेशनल सिक्योरिटी के आउटर स्पेस यूज़ है वो हमारे बढ़ते चले जाएंगे। तो ये सारी के सारी जो हमारी टेक्नोलॉजीज है, जो कॉस्ट इफेक्टिवनेस है, सेल्फ रिलायंस है, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है, ये सारा का सारा हमें बहुत मदद करने वाला है आने वाले डेज में। इसके अलावा देखो आप, ये सारा का सारा यहाँ पे गाइस लिखा हुआ है। हमारा पहला सेंटिनल सैटेलाइट क्या था? आर्यभट्टा था। आर्यभट्टा 1975 का। इसमें कई सारे सैटेलाइट्स के बारे में लिखा है। एक एक आप जस्ट फॉर रीडिंग आप इसको जरूर मार लेना। शुक्रियान देखो, इंडिया का तो पहला मिशन विश्व विनस पे जाएगा 2031 का, वो भी है। नेक्स्ट टॉपिक गाइस हमारा शुरू होता है सुपर कंडक्टिविटी के ऊपर। देखो रिसेंटली ना कुछ ऐसे मटेरियल्स निकल कर आए हैं जिनका क्लेम है कि जो उनका LK99 वो डिपिक्ट कर रहे हैं कि जो रूम टेम्परेचर है उसमें जो सुपर कंडक्टिविटी है वो इनकन्सिस्टेंट है। अब समझो पहले सुपर कंडक्टिविटी क्या होती है, ये बात क्यों कही जा रही है लाइक दिस। तो देखो उस बारे में समझते हैं। देखो ये न्यूज़ में क्यों आया। कुछ साउथ कोरियन साइंटिस्ट ग्रुप बनाया उन्होंने और 2 रिसर्च पेपर इन्होंने पब्लिश कर दिए। और उसमें ये पाया गया कि जो रूम टेम्परेचर सुपर कंडक्टिविटी फिनोमेना है वो मटेरियल उसको बोला जाता है LK99। ठीक है, यानी कि उसमें रूम टेम्परेचर सुपर कंडक्टिविटी ऐसा कुछ फिनोमेना देखने को मिला है। अच्छा, LK99 बल्कि क्या है? डार्क ग्रे सॉलिड क्रिएटेड हीटिंग मिक्सचर से बना है वो। बहुत सारे जो पाउडर्ड कंपाउंड थे, लेड, ऑक्सीजन, सल्फर, इनसे बन के एट अ वेरी हाई टेम्परेचर ये क्रिएट हुआ है। ग्रे, डार्क ग्रे सॉलिड करके कुछ ऐसा ऐसा निकल के कुछ फिनोमेना नजर आया है। अब समझने की ज़रूरत यह है सुपर कंडक्टिविटी होता क्या है। देखो सुपर कंडक्टिविटी ना एक तरह का फिनोमेना है जिसमें क्या हो रहा है, कुछ तरह के जो मटेरियल्स हैं उनकी रेजिस्टेंस बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है और जो मैग्नेटिक फील्ड है उनका एक्सपल्जन हो जाता है। और एक बहुत ज़बरदस्त, और ये होता कब है? जब बहुत ज़बरदस्त क्रिटिकल टेम्परेचर बिल्कुल बिलो चला जाए और इतना ठंडा हो जाए वहाँ पर। अब क्रिटिकल टेम्परेचर कहाँ है? जब बहुत ज़्यादा सडनली नॉर्मल कनेक्टिविटी से भी ज़्यादा जब चेंजेस मटेरियल में देखने को मिल जाते हैं तो उसको कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर की वजह से सुपर कंडक्टिविटी स्टेट चेंज हो रही है। सबसे पहले देखो ये मेसनर इफेक्ट जान लो। मेसनर इफेक्ट की वजह से हमें पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड का एक्सपल्जन होता है जब सुपर कंडक्टिविटी हो रही होती है। तो सुपर कंडक्टिविटी मतलब समझ रहे हो आप, यानी कि एक ऐसा फिनोमेना या एक ऐसा एक पॉइंट ऑफ टाइम आ जाना जहाँ पे क्रिटिकल टेम्परेचर इतना बिलो चला जाएगा और इतना ठंडा ठंडा वहाँ पे मटेरियल को फील करेगा जिसकी वजह से उसका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है और मैग्नेटिक फील्ड एक्सपोज कर जाती हैं। ठीक है, उसके बाद देखो मटेरियल जैसे आपके आप सुपर कंडक्टिविटी कहाँ कहाँ देखने को मिलती है। सुपर कंडक्टिविटी तभी होगी जब बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर होगा या बहुत ज़्यादा, जैसे आप मोर देन 250 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो चला जाएगा तो आप समझ लो सुपर कंडक्टिविटी हो सकती है। किन किन मटेरियल्स में होती है? मर्क्यूरी में होगी, लेड में होगी, एल्यूमिनियम, टिन, इन सब में सुपर कंडक्टिविटी होती है क्योंकि ये क्रिटिकल टेम्परेचर तक जाते हैं। कई केसेस में स्लाइटली हायर टेम्परेचर भी होता है, तब भी प्रेशर कंडीशंस को बन के भी हो जाता है। तो साइंटिस्ट का ये कहना है कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जिनका रूम टेम्परेचर पर भी सुपर कंडक्टिविटी डिस्प्ले हो रहा है। ये रिसर्च है। अब जीरो रेजिस्टेंस कैसे मिलती है इनको? देखो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स रेजिस्टेंस इनकाउंटर करते हैं। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड में घूमेंगे, इंट्रैक्शन करेंगे वाइब्रेटिंग एटम से, उनका चलता रहेगा। लेकिन ऐसे कुछ ऐसे मटेरियल हैं जिनका कि क्रिटिकल टेम्परेचर जाने के बाद भी, टेम्परेचर जो लोअर होने के बावजूद भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है ना लूजली एकदम लूज हो जाते हैं वो और कॉपर पेयर्स बनाने लग जाते हैं। अब जो इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन होता है कॉपर पेयर में वो फिर स्कैटर नहीं हो पाता। स्कैटर नहीं हो पाता तो अल्टीमेटली वो मटेरियल जो है अनपीड हो जाता है, अल्टीमेटली जीरो रेजिस्टेंस सुपर कंडक्टिविटी का शिकार होता है फिर वो। अब सुपर कंडक्टिविटी से रूम टेम्परेचर में क्या होगा? रूम टेम्परेचर में सुपर कंडक्टर का मतलब ये है कि 0 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर जो है वो चला गया है। अब आप समझ रहे हो रूम टेम्परेचर में होने से क्या होता है। देखो एक्सट्रीम प्रेशर कंडीशंस इज वेरी डिफिकल्ट टू अचीव इन दैट कंडीशन, है ना, कॉपर पेयर्स फॉर्म होंगे नहीं। रूम टेम्परेचर में चीज़ें उल्टी होती हैं, थर्मल एनर्जी रिलेटिवली बहुत हाई रहती है, इलेक्ट्रॉन्स बहुत मुश्किल से कॉपर पेयर बना पाता है।
एनर्जी बैरियर ओवरकम करने में उसको बड़ी दिक्कत होती है ना, किसी हाल तरह से करता है वो। फिर उसके बाद रूम टेम्परेचर जब अचीव हो गया तो उससे क्या मिला, हाई एफिशिएंसी लो एनर्जी ट्रांसमिशन ग्रिड क्रिएट हो जाता है, जिससे एनर्जी की कॉस्ट कम हो जाती है। तो सुपर कंडक्टिविटी जो जनरेटर्स हैं उनका ये फ़ायदा होगा आगे चलकर, अगर वो आते हैं, अगर वो रूम टेम्परेचर में रहेंगे तो उससे कॉस्ट ऑफ एनर्जी कम हो जाएगी। आपको ना एमआरआई टेक्नोलॉजी बेटर करने के लिए बहुत अच्छा तरीका है सुपर कंडक्टिविटी, रूम टेम्परेचर आप क्रिएट करो, इससे ना पेशेंट के आउटकम डायग्नोस अच्छा एक्यूरेट निकल कर आएगा, और इमेज रेजोल्यूशन और फास्टर स्कैनिंग का फ़ायदा होगा। इसलिए आप पढ़ रहे हो सुपर कंडक्टिविटी राइट नाउ विद मी। अच्छा, तीसरा फ़ायदा ये है मैग्नेटिक जो इसके एलिवेशंस हैं, जो इसकी कॉस्ट होती है वो कम हो जाएगी। एनर्जी कंज्यूमिंग सुपर कंप्यूटर्स बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम, बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी उसकी बढ़ जाएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एफिशिएंसी और उसका एनर्जी कंज्यूमिंग सुपर कंप्यूटर्स होते हैं उसके बहुत कम लगेगा। डेटा एनालिसिस बड़े आराम से हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स चीज़ों को भी ये बड़े आराम से सॉल्व करवाएगा। अच्छा, इसके साथ साथ रैपिड एनर्जी स्टोरेज होगी। एनर्जी आपको पता है आज की डेट में एनर्जी की क्या इंपॉर्टेंस है। आप सोच लो एक दिन आप बिना लाइट बिना वाईफाई के हो तो कैसा आपको लगता है ना। तो एक वो आइसोलेशन जो एक हो जाता है, एक मोनोफोबिया जो होने लग जाता है, तो उसको आप बचाने के लिए तो इसीलिए बहुत सारे प्रयास चल रहे हैं कि सुपर कंडक्टिविटी वगैरह लेकर आई जाए रूम टेम्परेचर में भी, ताकि आपको सारे फ़ायदा मिले। अब साइंस एंड रिसर्च में बड़ा मदद करेगा ये, तो इसलिए सारा ये इंपॉर्टेंस है इसकी सुपर कंडक्टिविटी एट रूम टेम्परेचर का। ठीक है, तो गाइस दिस इज ऑल अबाउट योर साइंस एंड टेक। शॉर्ट्स आपको शॉर्ट वाले वीडियोस में मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला। हैव अ नाइस डे टू ऑल।